मौसम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना से फ्रंट पर लड़ रहे 2 डॉक्टर्स हुए संक्रमित, पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 199। 2 संविदा कर्मचारी पॉजिटिव आने के बाद जंक्शन मंडी समिति कार्यालय सील, टाउन में शुरू हुआ कामकाज। गांधीनगर आरयूबी के लिए 16 घंटे में 14 ब्लॉक्स की लॉन्चिंग। इनाम योजना से जुड़ी हनुमानगढ़ मंडी समिति, अब किसान कहीं पर भी बेच सकेंगे अपनी कृषि उपज। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना के रोगी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को कोरोना के 9 पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। इसमें 2 टीबी सीएससी के डॉक्टर भी शामिल हैं, जबकि 4 रोगी नोहर के बैंकों के कर्मचारी हैं। वहीं 3 रोगी जंक्शन क्षेत्र से हैं। चिंता की बात यह है कि डॉक्टर संक्रमित होने का यह पहला मामला सामने आया है। पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा बढ़कर अब जिले में 199 हो चुका है। जिले में लोग नियमों की पालना में गंभीरता नहीं बरत रहे। यही कारण है कि जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि जिले में अब कोरोना डॉक्टरों तक पहुंच गया है। नए 9 पॉजिटिव केस में 4 रोगी टिब्बी सीएससी के हैं। ऐसे में अब 9 रोगियों को मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 199 हो चुकी है। 25 जुलाई को बीकानेर भेजे गए सैंपल में से पेंडिंग 33 सैंपल की आई रिपोर्ट में ये 9 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें 18 नेगेटिव हैं, वहीं 6 सैंपल रिपीट मांगे गए हैं। अच्छी बात यह भी है कि जिले में 125 रोगी रिकवर हो चुके हैं, जबकि अभी भी एक्टिव केस 73 बचे हैं और 1 रोगी की मौत भी जिले में हो चुकी है। जंक्शन की कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के 2 संविदा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण मंडी कार्यालय सील कर दिया गया है। जिले में यह दूसरा सरकारी ऑफिस है जो कोरोना रोगी मिलने के बाद बंद किया गया है। एहतियात के तौर पर सोमवार से कार्यालय टाउन में शुरू हो गया। पिछले मंगलवार को मंडी समिति की एक संविदा कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद जंक्शन मंडी में व्यापारियों ने शनिवार तक कृषि जिंसों की खरीद बंद रखने का निर्णय लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंडी के सभी 33 अधिकारियों कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच के लिए बीकानेर भिजवाए गए। शुक्रवार रात्रि को आई रिपोर्ट में एक और संविदा कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। एक ही कार्यालय के 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद मंडी के व्यापारियों में भी दहशत छा गई। मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा भी दोनों कर्मचारियों के क्लोज कांटेक्ट में आए लोगों के कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की जा रही है। मंडी समिति कार्यालय सील होने के बाद बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मंडी समिति कार्यालय आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। आपात स्थिति में व्यापारी, किसान, मजदूर मंडी के अधिकारियों व कर्मचारियों से दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्य गेट पर भी अलग से नोटिस चस्पा किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा अब अन्य कार्यालयों में भी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। वहीं कोरोना का प्रसार रोकने के लिए एहतियात के तौर पर जंक्शन कार्यालय सील किया गया तो सोमवार से टाउन में कार्यालय शुरू हो गया। सुनिए क्या बोले मंडी समिति सचिव। सिंपल मंडी समिति हनुमानगढ़ का कार्यालय जब तक जंक्शन में शुरू नहीं होता तब तक के लिए टाउन कार्यालय में कार्य का संचालन शुरू कर दिया गया है। कोरोना के रोगी जिले में बढ़ रहे हैं, वहीं अब नियमों की पालना करवाने के लिए भी सख्ती शुरू हो गई है। शनिवार को नगर परिषद की टीम ने 37 दुकानदारों की चालान मास्क नहीं लगाने पर किए। वहीं सोमवार को नगर परिषद के 12 कर्मचारी, शिक्षा विभाग के सीबीओ व 3 शिक्षकों के चालान भी किए गए, ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो और कोरोना संक्रमण रुक सके। कोरोना महामारी में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अब बेहद आवश्यक हो चुका है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर के आदेश पर गठित टीम मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों पर सख्ती कर रही है। हालांकि यह सिलसिला 25 जुलाई को ही शुरू हो गया और पहले ही दिन 6,900 रुपए की पेनल्टी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर लगाई गई। वहीं सोमवार को सरकारी कार्यालयों में भी मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे गए। ऐसे में नगर परिषद और पंचायत समिति कार्यालय सहित शिक्षा विभाग कार्यालय में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। साथ ही टीम के लोगों ने कर्मचारियों, अधिकारियों और आमजन को इसके लिए पाबंद भी किया। कोविड-19 महामारी के देखते हुए कलेक्टर सर ने एक टीम गठित की है जो टाउन में थाना अधिकारी और अहमद गुलजार पटवारी और प्रेमता पुलिस एक्ट इंस्पेक्टर इन्होंने बिना मास्क सोशल डिस्टेंस नहीं रखने के लिए चालान लगाना शुरू किया है और 25 तारीख को 6900 रुपये की पेनल्टी लगाई है। और अगर सोशल डिस्टेंस अगर दुकानदार नहीं रखता है तो उसकी 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर दुकानदार खुद ग्राहक को सामान दे रहा है बिना मास्क के तो उसके 500 रुपये पेनल्टी लगेगी। आज 27
27/7/2020 को हमने जो भी सरकारी कार्यालय हैं, हमें आदेश दिया गया है कि सरकारी कार्यालय में जो भी मास्क लगाए नहीं बैठे हैं उनको विकलांटी लगाई। तो हमने पहले नगर परिषद में लगाया। नगर परिषद में 12 अधिकारियों के प्लांटी लगी है जिनके चालान काटे हैं आज। और उसके बाद हमने पंचायत समिति में हमने 6 जनों के चालान काटे हैं। गांव मेहरवाला के उप स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग कर्मी उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने 10 दिवस में समस्या समाधान नहीं होने पर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मांग नहीं माने जाने के बाद अब मंगलवार से गांव मेहरवाला की उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। गांव मेहरवाला के उप स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग कर्मी उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर ग्रामीण मंगलवार से बेमियादी धरना शुरू करेंगे। ग्रामीणों द्वारा युवा नेता सुनील घोटिया के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। छात्र नेता सुनील घोटिया ने बताया कि गांव मेहरवाला के उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले काफी समय से कोई भी नर्सिंग कर्मी उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस ज्वलंत समस्या को लेकर प्रशासन को काफी बार लिखित में सूचित किया गया, परंतु समस्या जिस की तस है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पूर्व में 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, परंतु सरकार व प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा ग्रामवासियों की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इसको देखते हुए ग्रामीणों द्वारा 28 जुलाई से मेहरवाला उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने अनिश्चितकालीन धरना लगाया जा रहा है। सुनील घोटिया ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेहरवाला के उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर 17 जुलाई को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया कि हमारे गांव के अंदर पिछले 2 साल से चिकित्सा कर्मी के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार और प्रशासन कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही है, जिसके कारण ग्रामवासियों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। छोटी सी समस्या के लिए ग्रामवासियों को हनुमानगढ़ या टिब्बी जाना पड़ता है। और हमने ज्ञापन में बताया अगर 10 दिन के अंदर हमारे गांव में चिकित्सा कर्मी के पद नहीं भरे गए तो हम उप स्वास्थ्य केंद्र के आगे बैठकर ताला लगाकर धरना देंगे। अगर धरने के बावजूद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और अनशन पर बैठ। करगिल शहीद दिवस को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर कलेक्टर जाकिर हुसैन के नाम से एक फर्जी लेटर वायरल होता रहा। शाम को मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने इस लेटर को फर्जी बताते हुए कहा कि इस पर उनके साइन नहीं है और डिस्पैच नंबर भी फर्जी है। इस मामले में कलेक्टर ने एसपी को पत्र लिखकर फर्जी लेटर वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है। शहरवासियों के लिए खुशखबर है क्योंकि जंक्शन में बहुप्रतीक्षित गांधीनगर अंडरपास का निर्माण कार्य रविवार को शुरू हो गया। ऐसे में अंडरपास बनने से गांधीनगर के लोगों का आवागमन सुगम और सरल हो जाएगा। रविवार को रेलवे की ओर से 16 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक में 14 ब्लॉक्स की लॉन्चिंग करवाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास का निर्माण कार्य रविवार को ब्लॉक्स लॉन्चिंग के साथ ही तेजी पकड़ गया। रेलवे ने 14 ब्लॉक्स की लॉन्चिंग करवाई। इसमें करीब 16 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक रखा गया। वहीं अब 30 आरसीसी ब्लॉक्स और रखे जाने हैं, जिसके लिए 28 जुलाई को 14 घंटे, 31 जुलाई को 16 घंटे का रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी की ओर से 8 करोड़ की लागत से अंडरपास का निर्माण करवाया जा रहा है। खास बात है कि हनुमानगढ़ में रेलवे के इतिहास में यह सबसे बड़ा काम होगा, जिसमें 3 चरणों में 51 घंटे का ब्लॉक होगा। इस अंडरब्रिज के बनने से गांधीनगर से जंक्शन बाजार की तरफ आवाजाही सुगम होगी। वहीं कलेक्ट्रेट की तरफ जाने के लिए लोगों को करीब 4 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वहीं लोगों की ट्रेनों के नीचे से होकर आवाजाही करने से होने वाले हादसों की गुंजाइश नहीं रहेगी। सुनिए क्या बोले पीडब्ल्यूडी अधिकारी। ये आरयूबी की डिमांड थी, काफ़ी सालों से चल रही थी। तो विभाग और रेलवे के प्रशासन के द्वारा जनता की भलाई के लिए ये काम हो रहा है। ये लगभग 75 मीटर लंबा है, जो 8 करोड़ की सैंक्शन है। और शुक्र है कि ये अब बक्से इसके बनकर तैयार हो गए और आज लॉन्चिंग का कार्य चल रहा है। इससे लोगों गांधीनगर के और यहाँ से इधर के जो सरकारी विभाग है उनको सीधा बाज़ार से जुड़ना हो जाएगा, घूम करके नहीं आना पड़ेगा। और दूसरे जो आरओबी चूना फाटक वगैरह है उन सड़कों पे इसके दबाव कम होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
और ये इधर इसके दूसरी तरफ कल्याण भूमि है, इसके लिए भी लोगों का कभी किसी की डेथ वगैरह हो जाती थी तो लोगों को डेड बॉडी है रेलवे लाइन के ऊपर से लेके जानी पड़ती रहती थी, तो ये हादसा होने की संभावना बढ़ी रहती थी। तो इससे मरमम टाइम के समय भी लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। टाउन में 3 साल की बच्ची खुशबू को अपहरण कर ले जाने वाली आरोपित महिला रेणु को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब बच्ची की ओर से जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इस संबंध में जांच अधिकारी ने बताया कि शिनाख्त परेड होने के बाद विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। जो बच्ची की किडनैपिंग वाला मामला था उसमें जो आरोपी महिला थी रेणु, उसको कल जेसी करवा दिया गया है और अब उसमें आगे कार्रवाई में जो है 363, 365 में जो है इसमें मुकदमा हम आगे चला रहे हैं और उस महिला की जो है वो शिनाख्त अभी हम करवाएंगे 1-2 दिन में, कल या परसों में, और जेल के अंदर उसकी जो है शिनाख्त परेड जो है उस बच्ची के द्वारा बच्ची की तरफ से करवाएंगे और उसके बाद जैसे शिनाख्त होने के बाद जो है इसमें 363, 365 में जो है चालान पेश करेंगे और आगे कोर्ट के द्वारा जो भी है उसको आगे सजा दी जाएगी। नौहर भादरा क्षेत्र में टिड्डियों के प्रकोप की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों से किसानों को राहत पहुंचाई जाए। राज्य सरकार के उदासीन रवैये से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है, यह कहना था पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया का। किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे जनप्रतिनिधियों का कहना था कि टिड्डियों से काफी नुकसान किसानों को पहुंचा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का गत वर्ष का भुगतान भी नहीं करवाया गया। इसके अलावा टिड्डी दलों से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा किसानों को दिया जाए। मुख्य रूप से माननीय सांसद राहुल जी कसवा, भादरा के पूर्व विधायक संजीव जी और हमारे द्वारा जिला कलेक्टर को 2 मुद्दों के लिए अवगत कराया गया और चेताया भी गया। एक तो जो टीडीओ का प्रकोप नौर भादरा क्षेत्र में है उसको रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से केंद्र सरकार ने जो भी सहायता राशि दी है, उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं, उनका पूरा उपयोग हो। केंद्र सरकार जिस प्रकार से लगी हुई है वैसा जोश और वैसा उत्साह किसानों के प्रति राज्य सरकार में नहीं दिख रहा। एक उदासीनता दिख रही है। किसानों की फसल पूर्ण रूप से टीडीओ ने बर्बाद कर दी, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हम सब ने मिलकर जिला कलेक्टर को ये अवगत कराया कि आप अतिशीघ्र नौर भादरा क्षेत्र में जो टीडीओ के प्रकोप से फसल नष्ट हो जाए और उसके साथ साथ चूंकि इसको अब केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ में शामिल कर लिया तो मुआवजे के लिए भी इसके गिरदावरी कराकर कागज तैयार किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इससे पिछला जो बीमा क्लेम बकाया था, जो लगभग 15-20 पंचायतें बाकी है, उनका भी बीमा क्लेम अतिशीघ्र राज्य सरकार दिलाए। इन दोनों बातों को लेकर हमने जिला कलेक्टर को आज अवगत कराया। नौर भादरा के अंदर टिड्डी का प्रकोप बीते हुए 3-4 दिनों से काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला है। दूसरी बार टिड्डी आ चुकी है, उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फसलें किसानों ने 2-2 बार बुआई कर दी, उसके बाद फसलें पूरी चौपट हो चुकी हैं। बहुत बड़े एरिया के अंदर 3 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया तक भी टिड्डी का बड़े बड़े जाल देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हालातों में किसानों को कैसी मदद की जाए। भारत सरकार ने जो राजस्थान सरकार को जो राशि उपलब्ध कराई है ताकि किसानों के लिए कलेक्टर महोदय ट्रैक्टर्स और केमिकल स्प्रे का व्यवस्था कर सकें। साथ में जो लंदन बेस्ड मशीन जो आई है, जो पिकअप पे बेस्ड है, उस मशीन को भी इस्तेमाल करके जो खुले में अगर कहीं टिड्डी रात को बैठी हुई है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का टाइम होता है जिसके ऊपर मारने का हम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। किसान बड़ा पीड़ित है और हम चाहते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ में काम करे, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी है। साथ ही साथ एनडीआरएफ के अंदर सरकार ने पहली बार टिड्डी के नुकसान का भी प्रावधान रखा है। उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए हमारी डिमांड यही है कि स्पेशल गिरदावरी हैंड टू हैंड शुरू की जाए ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ उसका उनको मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट भी दे और भारत सरकार भी से हम डिमांड करेंगे कि एनडीआरएफ में उनको मुआवजा दिया जाए। जिले की हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति इनाम योजना से जुड़ गई है। अब काश्तकार अपनी उपज किसी भी मंडी में बेच सकेंगे। प्रथम चरण में 50 व्यापारियों व 70 किसानों ने इनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। 500 व्यापारियों का डेटा पंजीयन के लिए जयपुर भेजा गया है। अब तक 2 काश्तकार अपनी उपज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेच चुके हैं। देखिए प्रतिपाल की ये रिपोर्ट। इनाम योजना पर कृषि जिन्स बेचने वाले किसानों को मंडी शुल्क की 25% राशि इंसेंटिव के रूप में दी जा रही है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में ई नाम योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य काश्तकारों को उपज का दाम पूरा दिलाना और पूरे देश को एक मंडी क्षेत्र बनाना था। देश की विभिन्न मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं। जून 2020 में हनुमानगढ़ जिले की मंडियों को योजना से जोड़ने की कवायद शुरू की गई थी। सर्वप्रथम हनुमानगढ़ मंडी समिति इस योजना से जुड़ी। मंडी के इनाम योजना से जुड़ने से किसानों को फायदा यह होगा कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे, उनको बिचौलियों की जरूरत नहीं रहेगी। योजना का लाभ न सिर्फ किसानों बल्कि ग्राहकों को भी मिलेगा। किसान और व्यापारियों के बीच के इस कारोबार में स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को भी कोई नुकसान नहीं होगा। योजना के तहत पूरा व्यापार मंडी समिति के माध्यम से ही होगा। इनाम योजना से जुड़ने से हनुमानगढ़ के किसान हरियाणा, पंजाब सहित किसी भी राज्य में अधिकतम दामों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। कृषि जिंसों की राशि भी किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। मंडी समिति के अधिकारियों के अनुसार अगर कोई किसान इनाम योजना के तहत अपनी उपज बेचेगा तो उनके खाते में 24 घंटे के अंदर राशि जमा हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। इसके लिए भी काश्तकारों को जागरूक किया जा रहा है। इनाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसान आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक व मोबाइल नंबर मंडी समिति में प्रस्तुत कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसानों को सबसे पहले अपनी उपज की गुणवत्ता की लैब में जांच करवानी होगी। इसके बाद वह पोर्टल पर उपज का नाम, गुणवत्ता रिपोर्ट और उपज की मात्रा अपलोड कर जिन्स बेच सकेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद वे हर सीजन में अपनी उपज इनाम योजना के तहत बेच सकते हैं। और एक जो इनाम परियोजना है, इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय कृषि बाजार की केंद्र सरकार की योजना है जो 2016 से चल रही है। अपनी मंडी समिति में भी यहाँ एक कार्मिक नियुक्त कर दिया गया है और वो प्रतिदिन क्या है किसानों और व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से विक्रय करने पर किसानों को अपनी उपज पर जो मंडी शुल्क बनता है उसका 25% उसको अलग से इंसेंटिव मिलता है। ऐसे ही व्यापारियों के लिए सरकार की स्कीम है जिसमें राज्य स्तरीय और खंड स्तर पर और मंडी स्तर पर पुरस्कार रखे गए हैं। जो व्यापारी इसके अंतर्गत काम करेगा तो 1 साल के बाद उनकी गणना करके राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर और मंडी स्तर पर पुरस्कार किया जाएगा। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष होने वाले कागज साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन इस वर्ष कोरोना के चलते नहीं होगा। यह निर्णय रविवार को जंक्शन दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रविवार को कागज फाउंडेशन की हुई बैठक में लिया गया। अध्यक्षता भगवती पुरोहित कागज ने की। तय हुआ कि 12 अगस्त को सम्मान समारोह के स्थान पर ओम पुरोहित कागज की जीवनी पर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री का विमोचन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष होने वाले कागज साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन इस वर्ष कोरोना के चलते नहीं होगा। यह निर्णय रविवार को जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रविवार को कागज फाउंडेशन की हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता भगवती पुरोहित कागज ने की। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को सम्मान समारोह के स्थान पर ओम पुरोहित कागज की जीवनी पर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री का विमोचन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्री सूरतगढ़ के साहित्यकार हरिओम सारस्वत ने तैयार की है। वहीं इस दौरान 2020 में सम्मानित होने वाले साहित्यकारों के नाम चयन करने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित की गई, जिसमें राजेश चड्ढा, डॉक्टर भरत ओला एवं कृष्ण कुमार आशु को नियुक्त किया गया है। यही समिति 12 अगस्त 2020 को सम्मानित किए जाने वाले साहित्यकारों के नामों की घोषणा करेगी। बैठक में नवनियुक्त सदस्य वरिष्ठ साहित्यकार हरिमोहन सारस्वत, बलदेव सिंह, वीपी त्यागी, विजय सिंह चौहान सहित कालूराम शर्मा, दिनेश दाधीच, राज तिवारी, शुभम आदि मौजूद रहे। बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इनमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष भगवती पुरोहित, महासचिव राजेश चड्ढा, उपाध्यक्ष संतोष राज पुरोहित, कोषाध्यक्ष राज तिवारी, सदस्य नरेश महन, दिनेश दाधीच व कालूराम शर्मा को मनोनीत किया गया है। इस दौरान कागज पुस्तकालय संचालन के लिए भी कमेटी गठित की गई, जिसमें नरेश महन, दिनेश दाधीच, गोपाल झा, कालूराम शर्मा, प्रेम दिगड़ा को मनोनीत किया गया। पुस्तकालय संचालन समिति पुस्तकालय के उद्घाटन और पुस्तकालय को तैयार करने हेतु विचार विमर्श कर निर्णय आगे लिखी। कागज फाउंडेशन की बैठक रविवार को जंक्शन दुर्गा मंदिर धर्मशाला में की गई, जिसमें वार्षिक कार्यक्रम ओम पुरोहित कागज साहित्य सम्मान को लेकर चर्चा की गई। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, मगर इस वर्ष कोरोना
महामारी को देखते हुए कार्यक्रम स्थगित किया गया। इसके साथ ही सम्मानित होने वाले साहित्यकारों का नाम तय करने के लिए 3 सदस्यों का गठन किया गया, जिसमें सूरतगढ़ से राजेश चड्ढा, नौहर से भरत ओड़ा और गंगानगर से आसू जी को नियुक्त किया गया। ये सम्मानित होने वाले साहित्यकार का नाम तय करेंगे और साथ ही बैठक की कार्यकारिणी का गठन कर दिया। 12 अगस्त को ओम पुरोहित कागज की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 3 प्रसिद्ध साहित्यकारों को कागज फाउंडेशन की तरफ से कागज सम्मान से नवाजा जाता है। एक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का कोई लेखक साहित्यकार हो, एक राजस्थानी भाषा में कोई साहित्यकार हो राष्ट्रीय स्तर पर, एक युवा पुरस्कार दिया जाता है युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कागज फाउंडेशन द्वारा। और इस वर्ष कागज फाउंडेशन ने वो सम्मान समारोह स्थगित कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण उसको हम समय पर नहीं कर पाएंगे। नरमे की तुलाई के बाद काट काटे जाने के विरोध में टिब्बी में गौण मंडी यार्ड स्थापित करने की मांग को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय किसान संगठन ने कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि नरमे की तुलाई के बाद भी काट काटी जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने समस्या का शीघ्र समाधान करवाने की मांग की है। राष्ट्रीय किसान संगठन हनुमानगढ़ जिले से तो सचिव साहब से हम वार्ता करने आए हैं कि कपास नरमे में काटा काटने का प्रावधान है। जब व्यापारी बोली देता है माल की या सीसीआई खरीद करती है तो माल को देखती है, ट्राले से निकालती है, उसके बाद में फैक्ट्री में जाने के बाद में जमींदार के साथ धक्का मुक्की हुई है तो वो क्यों होती है, उसका क्या प्रावधान है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। तो सचिव ने कहा भी हमारे को आप लिख कर दो। सचिव साहब ने कहा कि आप बताओ हमारे को बताने से भी इस चीज़ का समाधान होगा। जो भी सचिव से मिलने के लिए आए हैं, जो एक तो हमारी मांग है जो टीबी मंडी बनी है गौण मंडी, उसके लिए आए हैं। और ये तो जमींदारों को काटा करता है, जो फसल पहले उनकी बोली हो जाती है और उसके बाद जो आड़ती हैं ये काटा काट रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। सर नुकसान यही है सर, काटा कट जाता है कि उसका पैसे काट लिए जाते हैं, वो नुकसान ही है। और ये टीबी मंडी है हमारी लोकल बन जाएगी और ये बार जिस जारी जो हरियाणा में जा रही है, जैसे कनक नरमा कपास, वो बंद हो जाएगा, इसलिए किसानों को फायदा होगा। बोर्ड परीक्षाओं में टॉप रहे स्टूडेंट्स का नेशनल पब्लिक स्कूल में सम्मान किया गया। इस दौरान 90% के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीएम ने बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई की। सपने कभी छोटे नहीं देखने चाहिए, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें, ताकि आप जीवन में अपना लक्ष्य ईमानदारी के साथ हासिल कर सको। ये बात एसडीएम ने बतौर मुख्य अतिथि एनपीएस स्कूल में हुए सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि टॉपर स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं, वहीं जिनके नंबर कुछ कम रहे हैं वह अगली बार अच्छी मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। इस दौरान बोर्ड परीक्षाओं में टॉप रहे स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। इसमें 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस मौके पर इंद्र हिसारिया सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। सपने कभी छोटे मत देखो लाइफ में, सपने हमेशा बड़े देखो। और सपने वो होने चाहिए जो आप ऐसे नहीं, वो नहीं होने चाहिए कि रात में सोने के बाद आप देखते। सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। ठीक है, हमेशा बड़ा सपना देखो, उसके हिसाब से टारगेट और उस टारगेट को पूरा करने के लिए लग जाओ। क्योंकि ऐसा कुछ कोई भी देखो एग्जाम या फिर कोई भी हम चीज़ें सोच के चलते हैं कि IIT बहुत टफ होता है, मेडिकल टफ होता होगा, ये बहुत टफ होता है, RS कुछ टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज़ें सिंपल होती हैं। आपका एफर्ट्स अगर आपने जो कहते हैं ना ऑनेस्टली आपने आपका एफर्ट्स दिया है अपना,
हो सकता है आप अनसक्सेसफुल हो लाइफ में, लेकिन लाइफ में जैसा है कि हमें हारना भी। आज नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे टॉपर्स रहे हैं 90% एंड अबव वाले, उनको जो है एसडीएम सर के हाथों द्वारा और साथ साथ इंद्र हिसारे जी के हाथों द्वारा उनको जो है मेडल्स दिए गए, उनको ट्रॉफीज़ प्रदान की गई। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे उपस्थित थे। मैं सभी उन बच्चों को, 10th के बच्चों को, साथ साथ 12th के बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि वो जीवन में बहुत आगे आएँ, बहुत तरक्की करें। जिस तरह से इस साल हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाला है, हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे आप सभी के सहयोग से कि हम लोग अगले साल स्टेट या नेशनल टॉपर भी निकालें। लॉ कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने फीस में रियायत देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते स्टूडेंट्स को खेल सुविधा अधिक से अधिक मुहैया करवाई जाए ताकि स्टूडेंट्स नशे से बच सकें। वहीं उन्होंने छात्र हितों के लिए हमेशा बात रखी। महामारी के समय में फीस बढ़ोतरी की गई फर्स्ट ईयर की, तो उस माध्यम से हमने उनके डायरेक्टर साहब के सामने मांग रखी है भी इसको कम किया जाए। इसके अलावा किस्तें बढ़ाई जाए। लॉ कॉलेज का हमेशा अपना एक इतिहास रहा है, प्रत्येक चीज़ में लॉ कॉलेज आगे रहा है। तो हम ये चाहते हैं हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान समय में नशेखोरी के प्रति जो विद्यार्थी हैं वो बहुत आगे आ रहे हैं, उसका जो समाधान है वो खेल है। अलग अलग माध्यम से अलग अलग संस्थाएं इसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। हमने, मेरी छात्र संघ की टीम ने, मेरे साथियों ने एक मांग रखी कि खिलाड़ियों को विशेष तौर पर फीस में छूट दी जाए, उनको अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कॉलेज प्रशासन ने बड़ी सकारात्मक दृष्टि से हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि हम इस पर जरूर काम करेंगे। और वास्तव में पहले भी यहाँ पर काम होते हैं खेल क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, आगे भी होगा। उसके बाद में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो फीस है उसमें हमने ये उनसे मांग रखी है कि जो 2 भागों में फीस ली जाती है उसमें थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी कि छूट दी जाए। वो भी मांग उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनी है। अगर कोई जरूरतमंद विद्यार्थी होगा उसमें उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा छात्र हितों की जो भी मांग होगी उसके लिए ना हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे, न हम थकेंगे, न हम थमेंगे, न हम डरेंगे, न हम दबेंगे। छात्रों के लिए जहां भी जरूरत होगी पत्थर बन के मैं उनके सामने, उन समस्याओं के सामने खड़ा मिलूंगा। इसी आश्वासन के साथ समस्त छात्रों से मैं निवेदन करता हूं, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, आप सब घर पे रहो, कोरोना के नियमों का पालन करो। जहां भी आवश्यकता होगी मैं खड़ा रहूंगा, आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। हमारे कॉलेज ने इसी समस्या को देखते हुए एडमिशन भी ऑनलाइन कर दिए हैं और फीस लेना भी ऑनलाइन, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, पढ़ाई भी ऑनलाइन चालू करवा दी गई है। हम नियम नहीं तोड़ना चाहते हैं। इसी कारण मैं सब छात्रों से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि कोरोना के नियमों का पालन करें और आपकी जो मांगे होंगी वो मैं उठाने के लिए सदैव। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।